गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और हम डिस्कस करेंगे आज 17 मई के करंट अफेयर को। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के साथ में अपनी क्लास को। आपकी गलतियां हमेशा माफ की जा सकती हैं अगर आपके पास उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत है। यानी हम गलतियां करें, उसे स्वीकार करें और उसके बाद उनको दोबारा न करने का प्रण करें, तो जरूर हमारी गलतियों को माफी दी जा सकती है। और अगर हम स्वीकार न करें और अड़े रहें कि हमने तो गलती की ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में हमारी पर्सनालिटी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में कहीं ना कहीं हमारा ये नेचर एक पत्थर की तरह, एक रोड़े की तरह काम करेगा। तो इसलिए गलतियां करिए तो उसे स्वीकार करिए और स्वीकार करने के साथ साथ में उससे सीखिए और अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। इसी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के बारे में, जो 17 मई को मनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना इस बार की थीम है ना। और सबसे पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इन दोनों विषयों पर, यानी विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके मनाने की बात कही थी। और उसके बाद 2007 से ही हम इसको 17 मई को मनाते हैं पूरी दुनिया में। स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है, यानी कि वो देश जो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर टेक्निकली जो चीजें हैं, सूचना से रिलेटेड जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कम है, तो उन तक जागरूकता फैलाई जाए कि किस तरीके से वहां पर सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए लोग अवेयर हो सके। इन विषयों के साथ में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है हर साल 17 मई को। ठीक है। एवरी ईयर on May 17, World Telecommunication and Information Society Day is organized all over the world. और इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो empowering the least developed countries through information and communication technologies। इस थीम के साथ हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में, यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसको 17 मई को हम मना रहे हैं। अच्छा, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इसमें उच्च रक्तचाप के बारे में बात की जा रही है। तो यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी रोकथाम के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से जनता को अवेयरनेस किया जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है हर साल 17 मई को। और इस बार जो 2023 की जो थीम है, जिसके साथ में हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट करेंगे, वो क्या है, तो अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। तो इस थीम के साथ ही मनाया जाएगा। World Hypertension Day is observed every year on 17th May to raise awareness, prevention, detection and control of high blood pressure। ठीक है। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक लीग है, ठीक है, जिसका नाम है विश्व उच्च रक्तचाप लीग, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, है ना। ये एक ऐसी लीग है जो पूरी दुनिया में क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो मैटर है उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है और अवेयरनेस पैदा करने का काम करती है कि किस तरीके से हाइपरटेंशन की जो बीमारी है उससे लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए, कैसे इसको नापा जाए, कैसे रेगुलर इसका चेकअप कराया जाए। तो 2005 में 14 मई को, कब, 2005 में 14 मई को WHL ने अपना पहला वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है शुरू किया था। और उसके बाद से ही 2006 से ही हम हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है ऑब्जर्व करते हैं या उसको मनाते हैं, एक तरीके से अवेयरनेस पैदा करने के लिए पूरी दुनिया में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस
वो हर साल 16 मई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि शांति के बारे में बात की जा रही है। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, है ना, और उनके उनके जो जीवन जीने के तरीके हैं वो भी अलग अलग हैं। तो किस तरीके से पूरी दुनिया मिलकर एक दूसरे के साथ रह सके, शांति के साथ रह सके, बिना हिंसा के, बिना भेदभाव के और बिना किसी को बहिष्कार किए हुए, तो इन सब विषयों को लेकर ही 16 मई को शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हमारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने 2017 में ये डे डिसाइड किया था कि हम 16 मई को शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। इट encourages the rejection of violence, discrimination and exclusion while promoting a culture of peace and understanding। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। किसको नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में, और इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये पहले दक्षिणी वायु कमान के वायु रक्षा कमांडर और दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना के बारे में बात करेंगे, यानी इंडियन एयर फोर्स। ठीक है ना, जैसा कि हम सबको पता है कि ये भारतीय सेना के जो हवाई शाखा है उसको रिप्रेजेंट करती है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को करी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। और कुछ नॉर्मल जानकारी जो हमें होनी चाहिए एग्जाम में जो पूछी जाती हैं, जैसे कि भारत के इस समय के सीडीएस कौन है? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। इनका नाम आप जरूर याद रखिए, जनरल अनिल चौहान। और वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सीडीएस और दूसरा सीएएस यानी वायुसेना प्रमुख। क्लियर? एफसी बार्सिलोना यानी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 123 साल के इतिहास में 27वीं बार स्पेन का चैंपियन बन गया है। किस नंबर कितनी बार बना है? तो 27वीं बार स्पेन का चैंपियन बन गया है। और दूसरे स्थान पर कौन था? तो दूसरे स्थान पर था स्पानियोल की जो फुटबॉल क्लब था वो था। क्लियर? 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है 46 ईयर के हैं पासंग दावा शेरपा। ठीक है ना, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्ड था ये पहले किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड था कामी रीटा के नाम। कामी रीटा भी एक पर्वतारोही हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है, जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? दूसरे नंबर के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दूसरे नंबर के व्यक्ति बन गए पासंग दावा शेरपा, जो 46 ईयर के हैं। क्लियर? माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो हम सबको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और हम बचपन से ही माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ते आते हैं। अगर आप इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर देखने को मिलेगी। चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है ये। और मैं आपको बता दूं कि इसको तिब्बत में चोमू लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शिखर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का काम किया था पहली बार दुनिया में। ठीक है, और इस पहाड़ का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? भारत के पूर्व सर्वेयर थे जिनका नाम था जनरल जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। नेपाल के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। मुद्रा यहाँ पर नेपाली रुपया चलती है, और यहाँ पर आधिकारिक जो लैंग्वेज है जो बोली जाती है वो है नेपाली। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं गतका मार्शल आर्ट के बारे में। किसके बारे में? गतका मार्शल आर्ट के बारे में, जिसको 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। जो 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल होने वाला है 2023 का, वो कहाँ पर होने वाला है? तो अक्टूबर महीने में होगा गोवा में। ठीक है, और इसमें 43 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें गतका मार्शल आर्ट को भी शामिल किया गया है। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। जो IOA
IOA के अध्यक्ष कौन है, यानी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा जी हैं। और गतका तकनीक आचरण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अमिताभ शर्मा है। क्लियर। हमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष कौन है, उसका नाम हमें जरूर याद रखना चाहिए। और चूंकि कोई भी न्यूज राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो गतका मार्शल आर्ट याद रखिएगा कि 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हो रहा है उसमें इसको शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के बारे में, जो जो मिला है गौरी को। किसको मिला है, गौरी को। अब ये क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है गौरी, है ना। इसको मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। और ये किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है, तो ये डायरेक्ट किया गया है कविता लंकेश के द्वारा। किसके द्वारा, कविता लंकेश के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि जो गौरी लंकेश थी वो एक फिल्म पत्रकार थी और कार्यकर्ता थी जिनकी 2017 में हत्या कर दी गई थी। तो उसके बेस पर ही ये डॉक्यूमेंट्री जो है बनी हुई है। और उस समय का जो राजनीतिक संकट है उसके विषय में भी ये डॉक्यूमेंट्री बताती है ना। तो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको मिला है, गौरी को मिला है। और साथ में ही दूसरे नंबर पर जो रही है ऑस्कर के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री रही है वो कौन थी, तो ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स ये दूसरे नंबर पर है। क्लियर। मॉन्ट्रियल के दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसके 13th नंबर का जो एडिशन है वो 2024 में दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो मॉन्ट्रियल में कबीर सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर में किया जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो ये एक तरीके का हाइब्रिड इवेंट है। हाइब्रिड इवेंट का मतलब इसमें आप इन पर्सन स्क्रीनिंग भी देखेंगे और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनकी उनकी जो सांस्कृतिक एकता और समझ है उनको बढ़ावा मिले और साथ में ही दक्षिण एशिया, क्यूबेक और कनाडा के बीच में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, इसका मुख्य मोटिव है। ठीक है। देखिए, भारत का जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है रवनीत कौर को। किसको नामित किया गया है, रवनीत कौर को। और ये किसकी जगह लेंगी, तो ये संगीता वर्मा की जगह लेंगी। ठीक है। यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन के रूप में कौन बन गई हैं अब, रवनीत कौर, और वो जगह लेंगी संगीता वर्मा की। क्लियर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बात करें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसको स्थापित किया गया था, जो कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका जो मोटिव क्या है और इसका काम क्या है, तो ये भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की मंजूरी देता है जिससे कि मार्केट पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव न पड़े। साथ में ही भारत में प्रतिस्पर्धा पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो उन गतिविधियों की रोकथाम करने का भी काम है इसका। और इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा, तो इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। वेदांता लिमिटेड ने सोनल श्रीवास्तव को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है, यानी वेदांता लिमिटेड हैज अपॉइंटेड सोनल श्रीवास्तव एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो 1 जून से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। क्लियर। वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो भारत बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है ये वेदांता। और इसका मुख्य संचालन लौह अयस्क, सोना और एल्युमिनियम खनन के लिए ये काम करती है। और साथ में मैं बता दूं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अनिल अग्रवाल जी हैं। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो सुनील दुग्गल है। और संस्थापक इसके द्वारका प्रसाद अग्रवाल हैं। इसकी स्थापना 25 जून को 1965 में करी गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में देखने को मिलेगा। और ये गोवा, कर्नाटका, राजस्थान और उड़ीसा में काम करती है, यानी इन स्टेट में खनन का काम करती है। ठीक है। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ड्यूरोफ्लेक्स का। ठीक है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि कोहली ऑल्सो लॉन्च ड्यूरोफ्लेक्स लेटेस्ट ऑफरिंग न्यूमा, यानी कि कोहली ने ड्यूरोफ्लेक्स की नवीनतम पेशकश जिसको न्यूमा कहते हैं उसको भी लॉन्च करा है अभी। ये है विराट कोहली, और विराट कोहली को कौन नहीं जानता है, सब इनके नाम से और फेम से अच्छे से वाकिफ है। इनका
इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था देख लेते हैं, और किस तरीके से इनका जो क्रिकेट करियर है वो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर को 1988 में दिल्ली में, और 2008 में इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। 2014 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट टीम के रूप में जो कप्तानी थी वो संभाली थी, और साथ में ही आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी इनको सम्मानित किया गया था। और भारत की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए जो हमारा IRDAI है उसने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये इस समिति का नाम क्या रखा गया है, तो समिति का नाम रखा गया है प्रतिमा मूर्ति समिति। क्या रखा गया है, प्रतिमा मूर्ति समिति, और इसके अध्यक्ष भी प्रतिमा मूर्ति है। प्रतिमा मूर्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की ये डायरेक्टर हैं, और अब ये प्रतिमा मूर्ति समिति की अध्यक्ष होंगी, जो काम करेगा मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो बीमा योजनाएं हैं उनको किस तरीके से लागू कराया जा सकता है इस विषय पर। ठीक है, पैनल का गठन किया गया है 2 साल के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों का इस पैनल के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, प्रतिमा मूर्ति डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की डायरेक्टर है प्रतिमा मूर्ति, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है किसके लिए, इस समिति का जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करेगी, और इस समिति का नाम रखा गया है प्रेमा मूर्ति समिति। क्लियर। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इस समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। ठीक है, सदस्यों के बारे में बात करें तो डॉक्टर निमेश देसाई, भार्गव दासगुप्ता और डॉक्टर एस कल्याण सुंदरम और मयंक बथवाल इसके सदस्य हैं। अच्छा, IRDAI यानी कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2000 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत करी गई थी। इसका प्रमुख काम क्या है, तो इसका प्रमुख काम है कि भारत में जो बीमा उद्योग है उसको नियंत्रित करना, विनियमित करना और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना इसका प्रमुख काम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल फॉर रूरल चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, जो यूपी गवर्नमेंट है वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है पहल, उसको स्टार्ट कर रही है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग करी गई है लखनऊ के सरोजनी नगर का एक कॉलेज है जिसका नाम है राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज, वहां से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा 15 मई को। और इसमें जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है और IIT कानपुर है, ये दोनों के सहयोग से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के या ग्रामीण बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको साइंस और मैथ्स की एजुकेशन दी जाए ऑनलाइन मोड पर। ठीक है ना, और ये पहले चरण में यानी जो ये पहल प्रोग्राम चलाया गया है इसके फर्स्ट चरण में यानी पहले चरण में 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर काम किया जाएगा जहां पर मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अच्छा, पहल को इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे कि एजुकेशन के गैप को फुलफिल किया जा सके। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो एजुकेशन है उसके बीच में जो भी गैप है उसको कम किया जा सके, इसके लिए पहल को डिजाइन किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी बात कही गई है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैप जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के उत्तरी हिस्से में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, और जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है ये, और आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया था 1950 में। राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यसभा के लिए 31 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें यहाँ से जाती हैं। क्लियर हो गया। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी एफ्टा के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये व्यापारिक संघ है कुछ देशों का। तो एफ्टा के बीच में और भारत के बीच में एक नए व्यापारिक साझेदारी समझौते हुए हैं।
अच्छा, ये मीटिंग कहाँ पर हुई है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये मीटिंग हुई है 15 मई को ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। एक मंत्री स्तरीय बैठक थी जिसमें भारत की तरफ से भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भाग लिया था। और साथ में ही EFTA, जिसको हम एफ्टा कहते हैं, यानी EFTA के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने चर्चा करी है। चर्चा इस विषय पर हुई है कि किस तरीके से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का भारत के साथ में व्यापार को बढ़ाया जा सके, है ना, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है और किस तरीके से उस पॉलिसी के माध्यम से व्यापारिक और आर्थिक ग्रोथ को कायम किया जा सके। क्लियर? देखो, अब हम बात कर रहे हैं EFTA के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि EFTA व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काम करने वाला द्विपक्षीय संबंध और सहयोग स्थापित करने वाला एक संगठन है, एक यूनिट है, जिसमें जिसमें 4 सदस्य देश शामिल हैं: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टेन। ठीक है ना। और ये इन चारों देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो स्पेशली किन बातों पर काम करता है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यापार के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए, सर्विसेज के क्षेत्र में, स्पेशली जो माल ढुलाई है उसके क्षेत्र में, यानी व्यापार से रिलेटेड जो कुछ भी मुद्दे हैं उस पर ये काम करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा और जो नए विचार हैं उसके क्षेत्र पर में काम किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत और बांग्लादेश में स्टार्टअप्स के बीच जो है साझा ज्ञान को बढ़ाया जाएगा और एक दूसरे के साथ जो सीखने की अवसर हैं उसको सुविधाजनक बनाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है। और साथ में ही द प्रोग्राम प्रोवाइड्स mentorship and guidance to participating startups, connecting them with the experienced entrepreneur, industries expert and investors। यानी कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें आप देखेंगे इन्वेस्टर्स को भी लाया जाएगा, जो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री से उनको भी लाया जाएगा, और जिनको वो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको जिनको एक्सपीरियंस है उनको भी लाया जाएगा, जिससे कि स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके और उनको सिखाया जा सके। क्लियर? बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश का पूरा नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद हैं, अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मुद्रा यहाँ पर टका है। बांग्लादेश का आप मैप देखेंगे तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है। तो हैदराबाद में ही एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 15 मई को किया गया है। हमारे देश के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा। ठीक है। अच्छा देखो, एक प्रयोगशाला है यानी एक लेबोरेटरी है, किस चीज पर काम करेगी ये? तो ये एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करते हुए ये प्रयोगशाला काम करेगी, जो पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए अनुकूल हो। इसके लिए जो हम सबको पता है कि फसल है तो फसल में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी विधियों का इजाद किया जाएगा जिससे कि कृषि फसलों में कीड़ों और रोगों के प्रबंधन के लिए जो लाभकारी कीड़े होते हैं, परभक्षी होते हैं या परजीवी होते हैं, वो प्राकृतिक एजेंटों का उपयोग किया जा सके, यानी प्राकृतिक रूप से किसी खाद का या रसायन का प्रयोग न करके जो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति में मौजूद है ऐसे परभक्षी या कीड़े जो हमारी फसलों के लिए लाभकारी होते हैं या जो उन पे कीड़े लगते हैं, जो रोग लगते हैं, उनको खत्म करने में जो उपयोगी होते हैं, उनको बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा, है ना। और रासायनिक कीटनाशकों पर क्या होगी? इससे क्या होगी? निर्भरता जो है कम हो जाएगी और पारिस्थितिकी तंत्र हमारा क्या होगा? संतुलित रहेगा। तो इसी विषयों को ध्यान में रखते हुए ये एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है। On 15th May, the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar officially inaugurated the Integrated Biological Control Laboratory located in Hyderabad. Clear हो गया?
बायो कंट्रोल एजेंटों का विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी कि ऐसे कीड़ों का उत्पादन किया जाएगा, ऐसे कीट आबादी का प्रबंधन किया जाएगा और उत्पादन किया जाएगा जो कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी होते हैं इस प्रयोगशाला के तहत। ठीक है, प्रयोगशाला बायो कंट्रोल एजेंटों का गहन परीक्षण करेगी और उनका मानकीकरण करेगी, और उसके साथ साथ उनको जो अनुकूल परिस्थितियां हैं या अनुकूल वातावरण है उसको भी प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक बुक की जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये बुक लिखी गई है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा और ये प्रस्तुत की गई है श्री आर वेंकट रामड़ी के द्वारा। ठीक है ना, इसको रिलीज कर दिया गया है 13 मई को, और इस बुक में स्पेशली 1988 से लेकर 2022 तक का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 और 1996 के निर्णय का संकलन किया गया है। यानी इसमें आप देखेंगे तो 1998 से लेकर 2022 तक का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए गए हैं वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा और इसको प्रस्तुत किया गया है श्री आर वेंकट रामड़ी के द्वारा, और बुक का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। क्लियर? इस सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट चैनल को लाइक करना मत भूलिए, कि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और काम करने की हिम्मत आती है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम शेयर कर देते हैं PDF के फॉर्म में अपना मटेरियल, तो वहाँ से जाकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।